अस्सलाम वालेकुम, इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर। जी बिल्कुल, अब होने जा रहा है वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान महामुकाबला। इस टाकरे के लिए हम यानी कि जियो न्यूज़ और ABP न्यूज़ का पैनल हाजिर है। वहाँ मौजूद है रुमाना इसार खान, उनके साथ विवेक भी हैं। ओवर टू यू रुमाना। नमस्कार, ABP न्यूज़ के खास शो विश्व विजेता के साथ हाजिर हूं रुमाना इसार खान। T20 का विश्व विजेता बनना है तो पहला पड़ाव मेलबर्न का महाबली बनना। 23 अक्टूबर मतलब दिवाली से एक दिन पहले फैंस इंतजार कर रहे हैं एक धुआंधार मुकाबले का, भारत और पाकिस्तान के बीच, जहां रनों की आतिशबाजी होगी, जहां विकेटों के पटाखे बजते हुए सुनाई देंगे। ऐसे में सवाल यह कि किसका बल्ला गरजेगा, किसकी गिल्ली उड़ेगी, और सवाल यह कि क्रिकेट के मैदान पर जब आमने सामने भारत और पाकिस्तान, तो कौन किसका करेगा खेल के मैदान पर काम। तमाम सवालों के जवाब के लिए ये जॉइंट शो हम आपके लिए लेकर आए हैं ABP न्यूज़ स्टूडियो भारत। और आप देख सकते हैं पाकिस्तान के जियो न्यूज़ के स्टूडियो से दानिश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम दानिश के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी ABP न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर GS विवेक मौजूद है। कराएंगे GS विवेक आपका परिचय हमारे मेहमानों से। जी हाँ बिल्कुल रोमाना, हमारे साथ हैं द लेजेंडरी कपिल पाजी, साथ ही साथ अतुल वासन और अंजुम चोपड़ा। और जियो न्यूज़ के स्टूडियो में कौन कौन है, दानिश जल्दी से उनका इंट्रोडक्शन करा दीजिए। विवेक बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं 3 जबरदस्त टेस्ट क्रिकेटर। मोइन खान ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, हमें आगे चल के आकिब जावेद भी ज्वाइन करेंगे, और क्रिकेट के सिकंदर वक्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड शो। क्योंकि आप लोगों ने स्टार्ट किया, पहला सवाल भी आप ही के लिए। चलिए, पाकिस्तान के तमाम मेहमानों को हिंदुस्तान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मोइन भाई, पहला सवाल आपसे ही। अगर T20 का इतिहास देखा जाए तो फिर पाकिस्तान के मुकाबले पलड़ा भारत का भारी। पटखनी 6 मुकाबलों में से 5 बार हमने आपको दी। पिछली बार जरूर उलटफेर हुआ, 2021 में आप जीते, लेकिन इस बार जब आमने सामने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीम होगी, आपको क्या लगता है सर, सेंटिमेंट क्या किसी एक टीम के लिए फेवरेट्स या किसी एक टीम के लिए अंडरडॉग्स वाला होगा या नहीं, मामला बराबरी का? रुमाना, सबसे पहले तो तमाम आपके पैनल को मेरी तरफ से नमस्कार, मेरा बहुत बहुत सलाम पाकिस्तान की तरफ से। यकीनन जो आपका सवाल है ये पूरी कहना चाहिए कि जिस वक्त पाकिस्तान इंडिया का टाकरा होता है तो पूरी दुनिया ही जो फॉलो करती है पाकिस्तान इंडिया को, सब क्यूरियस होते हैं कि क्या होने जा रहा है। बहुत ही मुश्किल सवाल होता है ये कभी कभी हमारे लिए, और जो अदाद शुमार है उसके हिसाब से तो यकीनन इंडिया सबकत लेके जा चुका है हमसे तमाम वर्ल्ड कप के मैचेस में, और लास्ट वर्ल्ड कप का मैच जो था वो पाकिस्तान जीता था। तो मुझे बज़ाहिर ऐसे लग रहा है आप 22 तारीख को दिवाली मनाएंगे और हम 23 को। कपिल जी, थोड़ी सी तैयारी की बात कर लेते हैं। दोनों टीमों ने अच्छी तैयारी की है। पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज जीत के आ रहा है, तो दूसरी जाने भारत ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को हराया। वो अलग बात है कि होम कंडीशन में हराया, लेकिन उसका तोड़ भी निकाला कि 3 हफ्ता पहले ही ऑस्ट्रेलिया चले गए। कितना जरूरी है एक्लिमेटाइज होना सर? आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप पिचेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम सब कॉन्टिनेंट के जितने भी यहाँ पर इस तरफ खेलते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहाँ की पिचेस हाँ थोड़ी सी हल्की हैं, और जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं वहाँ पर थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा होता है। और जैसे वो अगर आके हिंदुस्तान में खेलते हैं या पाकिस्तान में जहाँ पर टर्निंग ट्रैक मिलते हैं तो थोड़ा सा उनको तकलीफ होती है। तो कितनी जल्दी जो टीम एडजस्ट कर सकती है इन बाउंसी पिचेस के ऊपर, वही डिपेंड करता है। जो जल्दी अपने आप को एडजस्ट करेगा उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिकंदर भाई, अभी तक तो ये जिंक्स रहता था कि साहब अगर वर्ल्ड कप का मुकाबला है T20 का तो कभी पाकिस्तान जीता नहीं हिंदुस्तान से, लेकिन 2021 में तो ये जिंक्स टूट गया ना। तो इस बार आपको क्या लगता है, मुकाबला बराबरी का, अब कोई टीम अंडरडॉग के तौर पर नहीं उतरेगी मैदान पर? तो मैं समझता हूं कि अब वाली बात नहीं रही। ठीक है, आप आंकड़े जो हैं आपके फेवर में जा रहे हैं। आप 6 में से 5 मैच जीते हुए। चलिए जी, बहुत बहुत खुशी की बात है। जिस तरह अभी मोइन ने कहा कि आप दिवाली के, मैं एडवांस में आपको मुबारकबाद दे देता हूँ। आप एंजॉय कीजिएगा दिवाली, इंशाल्लाह अगले दिन हम एंजॉय करेंगे जो भी हम मैच होगा। तो मैं नहीं समझता कि अब वो वाली बात रह गई है कि अब वो जो एक खौफ सा था, एक सहर सा था, आप लोग चाहते थे, हवा कह लें उसको, वो अब ख़त्म हो चुका है। तो आई एम श्योर कि अब भारत और पाकिस्तान का मैच इतना आसानी के साथ भारत नहीं जीतेगा। नहीं, तो हम पाक भारत मैच की बात कर रहे हैं। इवन एसोसिएट टीम की भी किसी से मैच हो रहा हो, किसी बड़ी टीम से, तो आप उसको भी अंडरडॉग नहीं कह सकते, उसको भी आप काउंट
आउट नहीं कर सकते। अंजुम चोपड़ा जी, अगला सवाल आपसे है, क्योंकि आप खुद भी लेफ्ट हैंडेड बैटर थी, राइट आर्म पेसर भी थी। आपको लगता है भारत की इस मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडेड बैटर मिसिंग है, स्पेशली रविंद्र जडेजा के ना होने की वजह से, या फिर आपको लगता है पंत वो कमी पूरी करते हैं? हैविंग सेड दैट, हमने एशिया कप में भी देखा कि पंत को खिलाया नहीं गया, कार्तिक को खिलाया गया। इस बार पंत खेलते हुए नजर आ रहे हैं वो कमी पूरी करने के लिए? देखिए, पंत खेलते हुए नजर आए या ना आए वो एक अलग चीज है, क्योंकि अभी इस समय दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत के बीच में कोई एक ही खेल सकता है बतौर विकेट कीपर एंड अ बैटर। तो लेफ्ट हैंडर एक अलग सब्जेक्ट है जो शायद भारतीय टीम भी सोच रही है कि किस तरीके से इंक्लूड किया जाए। लेकिन जब लेफ्ट हैंडर देखते हैं और ऋषभ पंत देखते हैं तो सामने दिनेश कार्तिक का बल्ला दिखता है और रन दिखता है और अनुभव दिखता है। तो मुझे लगता है इस दोनों की बैटल में मेरे हिसाब से दिनेश कार्तिक रेस में आगे है देन ऋषभ पंत। मैं यहां पर मोहम्मद शमी के बारे में पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारे इस पैनल में 4 फास्ट बॉलर हैं। मैं सभी चारों फास्ट बॉलरों से, खासतौर पर आकिब भाई आपसे अगर मैं शुरुआत करूं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मोहम्मद शमी सिर्फ एक ही वार्म अप मैच खेल पाया, उसमें भी एक ही ओवर फेंका उन्होंने, आखिरी ओवर, जिसमें उन्होंने हाई प्रेशर में 3 विकेट निकाले। अब उसके बाद काफी टाइम से उन्होंने खेला नहीं है भारत के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट, एक ओवर उन्होंने फेंका है, दूसरा वार्म अप मैच वॉश आउट हो गया है, सिर्फ नेट्स के सेशन है। एक्सपीरियंस काउंट करेगा या फिर आपको लगेगा कि अभी भी मोहम्मद शमी पाकिस्तान के इस बैटिंग अटैक के सामने थोड़े से हाफ बैक होंगे? आपका क्या आकलन है? देखिए, बात यह है कि बुमराह ज़्यादा मिस तब इन्होंने करना था इंडिया ने जब फ्लैट पिचेस होती, जहाँ पे यॉर्कर्स और आपको तेज़ बॉलिंग करनी पड़ती, क्योंकि ऐसी जो अभी पिचेस हैं, क्योंकि सीज़न अभी ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने जा रहा है, ड्रॉप इन पिचेस ले डाउन की हैं जो कि अभी तक अच्छी तरह से सूख नहीं पाए। उसमें एक टेनिस बॉल एक बाउंस है, बॉल स्किड नहीं कर रहा, होल्ड करके सीम हो रहा है। तो जो आपके 3 बॉलर हैं, अगर ये खिलाएं ये सिराज को, शामी को और बनवेश्वर को, तो ये तीनों बहुत अच्छे सीम बॉलर्स हैं। मे बी दे कैन बी स्ट्रगलिंग एट वेरी बैटिंग पिचेस। तो इसमें देखें जो बैटिंग होगी वो भी टेक्निकल शॉट्स लगेंगे, वो जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में लगते हैं कि आपने बस घुमाया बल्ला और मिड विकेट पे छक्के लगा दिए। यहाँ पे टेक्निकल बैटिंग होगी और बॉलर्स वो कामयाब होंगे जो लेंथ सही रखेंगे और बॉल को स्विंग करेंगे। और शामी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्विंग बॉलर इंडिया के लिए। अतुल जी, हमें तो शक नहीं है शामी की एबिलिटी पर, और इवन पिछली दफ़ा जब शामी को पाकिस्तान के खिलाफ मार भी पड़ी थी तो वी स्टिल बैक्ड हिम बिकॉज वी नो ही हैज़ पोटेंशियल। कितना प्रेशर है शामी पर? बिकॉज जो पिछला मैच पाकिस्तान के साथ हुआ था बहुत ज़्यादा पिट गए थे, फिर इकॉनमी शामी की जनरली थोड़ी सी ऊपर रहती है। आपको लगता है इस प्रेशर के बावजूद वो अच्छा खेल पाएंगे बिकॉज ही हैज़ द एक्सपीरियंस एंड द पोटेंशियल? देखिए, मैं माइक्रो में गेम को डिस्कस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि प्रेशर तो सब पे है। इंडिया पाकिस्तान के प्रेशर की इतना बड़ा है कि ये गेम से ज्यादा, और मुझे लग रहा है कि जितना माइक्रो एनालिसिस हम करते हैं मैच से पहले, उतना तो टीम मीटिंग में नहीं होता होगा जो मैचअप होता है प्लेयर टू प्लेयर। पर प्रेशर की बात देखिए ना क्या है, क्योंकि दिनेश कार्तिक की बात की, वो क्यों बेहतर नहीं है ऋषभ पंत से, पर इतने बड़े मैच में, इतने बड़े टूर्नामेंट में एक आदमी का टेम्परामेंट जो है वो हैंडल करना, प्रेशर, कई लोग इसी चक्कर में आपके फेवरेट होते हैं कि बड़े मैच में जब एक नया लड़का बहुत टैलेंटेड हो शायद वो प्रेशर ना झेल पाए। पर सबसे बड़ी बात है जो ऑफ द फील्ड का प्रेशर है। अब देखिए, कल से 2 दिन से ये जो कश्मकश चल रही है एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान में, ये भी प्रेशर ऐड करता है। तो मुझे लगता है ये प्लेयर्स जब जाते हैं तो सिर्फ अपनी गेम के बारे में नहीं, ये सारा एस्पिरेशंस लोगों की जो आशाएं हैं वो भी उनके कंधे पे रहती है। तो ये प्रेशर जो है ये एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर, और तभी इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो स्पोर्टिंग एनकाउंटर माना जाता है। एशेज की बात करते थे, एशेज अभी बड़ी गेम नहीं रही, तो मुझे लगता है कि ये गेम जो है इसको हमें सब पता है आपके कौन से प्लेयर अच्छे हैं। आपने अफरीदी की बात की, अगर वो खेलते तो शायद नसीम शाह इतने बड़े स्टार ना बनते। तो किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। तो क्या पता बुमराह के ना होने से हमें फायदा ही हो रहा हो। कपिल भाई, क्या कहोगे आप? मोहम्मद शमी जो है एक्सपीरियंस इतने बड़े मैच में काम आएगा या उस टाइम पे फॉर्म? देखिए, एक मैच में एक ओवर करने से हम सारे उसके ऊपर चर्चा करें ये बहुत जल्दी है। अच्छे गेंदबाज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन और समय दे दीजिए, क्योंकि वाइट बॉल से वो खेले ही नहीं है पिछले 2 साल से। तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं? एक ओवर के ऊपर मैं नहीं चर्चा करना चाहूँगा। हाँ, अच्छी उनका अगर
वो भागने का और उनका फिटनेस सही है तो वो बेहतरीन गेंदबाज हैं। क्या वो उस मैच में अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उसके ऊपर देखना है। पर एक ओवर के ऊपर मैं नहीं डिसाइड कर सकता कि हाँ इनका वापसी आने बहुत बड़ा है, अभी टाइम है उनको। और कपिल भाई वो टाइमलाइन देखिए, 10 साल से वो इंडिया के लिए खेल रहा है, हर जगह खेला है और ये बात नहीं खेलने का एक्सपीरियंस। बिल्कुल, ये रिदम की भी बात हो रही है, तो इस रिदम को लेकर मैं एक सवाल सिकंदर बख्श से भी कर लेता हूं। थोड़ी सी अपडेट आपको शाहीन शाह अफरीदी की भी दे देते हैं। सिकंदर, अभी तक हमने शाहीन शाह अफरीदी को जो वार्म अप मैचेस में देखा है, ही लुक्स फिट, he looked really good in the last warm-up match as well. आपको ऐसा लगता है कि he's back, थोड़ा सा टाइम लेंगे और या फिर अभी से ही हम वही पुराना वाला शाहीन शाह अफरीदी देखेंगे? नहीं, देखिए जो पहला मैच था उसमें उसने सिर्फ 2 ओवर कराए थे, तो मुझे थोड़ी सी फिक्र लग गई थी कि उसने 2 ओवर क्यों कराए। मगर जब अगला मैच खेले हम अफगानिस्तान के खिलाफ, उसने 4 ओवर करा दिए और उसकी जो बॉलिंग का जो रिदम था, जिस तरह उसने यॉर्कर्स कराई, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो मुझे लगा कि वो फुली फिट होंगे और आई एम श्योर वहाँ पे जितने लोग हैं, जो कोचेस हैं, जो ट्रेनर्स हैं, जो बॉलिंग कोच है, वो उनको लेके साथ चल रहा होगा। उनको पता है कि किस तरह लड़के को, एक अनफिट लड़के को लेकर आना चाहिए। मगर जो प्रेशर की बात हो रही थी, हमारे यहाँ किसी के ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं होगा जैसे शामी के ऊपर है, अर्शदीप सिंह जो है उस बेचारे के ऊपर था। ऐसा प्रेशर पाकिस्तान वालों के पास नहीं है। पाकिस्तान वाले रिलैक्स हैं, सारे एक जैसे हैं। आपके यहाँ ज़्यादा प्रेशर होता है। आपके जो बॉलर है, मुझे शामी की जो है ये फिक्र लगी होती है कि बेचारे की अगर पिटाई हो जाए, वो अगर कोई कैच छोड़ दे वो, तो उसको उसके खिलाफ जो बातें होती हैं ना, दैट इज द प्रेशर जो भारत को फेस करना पड़ता है, पाकिस्तान को नहीं करना पड़ता। रुमाना, आप कुछ खामोश सी हैं आज। पाजी कुछ कह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं, मुझे लगता है जरा पाजी को सुनना चाहिए, प्लीज आइए। मेरे को यही है, मैं इनकी बात से तो भाई मेरे प्लेयर्स को बेचारा मत बोलिए, बेचारा कोई प्लेयर नहीं है, ना आपका ना हमारा। नहीं, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं, हमारी जो क्रिकेटर है, मैंने ऐसा नहीं सुना। हाँ, 1-2 स्टोरीज आ जाती है, लेकिन ऐसा भी अगर वो उनको अपने क्रिकेटर्स के बारे में सोचना चाहिए। जब वो हार जाते हैं, वापस अपनी कंट्री में भी नहीं जाते, तो उसके ऊपर भी आप कह सकते हैं ये मैचेस है, क्रिकेट है और प्रेशर होगा उनके पास। लेकिन ये बोलें कि हाँ एक कैच ड्रॉप होने से बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, तो हमें भी स्टोरी सुनने को मिलती है कि ये तो प्लेयर इनके वापस ही नहीं कंट्री जाते, वो कहते हैं इस फ्लाइट पे नहीं जाएंगे तो होगा। ऐसा नहीं, प्रेशर दोनों टीमों के ऊपर है और इन चीजों के ऊपर हमें ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। वो प्रेशर प्रेशर की बात है, और प्रेशर उस पर भी नहीं होता जिसको जीतने की उम्मीद नहीं होती, वो भी प्रेशर नहीं लेता। अब तो कम से कम अतुल जी ये कहना बंद कर दें, क्योंकि यही बातें हैं जो आपको महंगी पड़ रही हैं। सामने तो जो रिवायती मुकाबला रहा है, भारतीय बल्लेबाजी, पाकिस्तानी गेंदबाजी, आप लोग बार बार शाहीन शाह अफरीदी का जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मेट, ये T20 का जो फॉर्मेट है, क्या आपको लगता है कि इस फॉर्मेट ने इन तमाम दलीलों को बेमानी साबित कर दिया है? ऐसे में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में मायने क्या रखता है? मोइन भाई देखिए जी, सिंपल सी बात है, हम दोनों पैनलिस्ट जो बैठे हैं, सब क्रिकेटर्स बैठे हैं, और क्रिकेटर्स को पता है कि प्रेशर कितना होता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, और उस पर्टिकुलर डे पे जो अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल कर लेता है और अपने प्लान्स को अच्छी तरह एग्जीक्यूट करता है, वही कामयाब होता है, वही प्रेशर हैंडल कर सकता है। और एट दी एंड आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो प्रेशर को एंजॉय करना होता है। आपको मज़ा आ रहा होता है, आपको यानी एक जज्बा मिल रहा होता है अगेंस्ट दी ऑल ऑड्स फाइट करने का, उसको एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी होता है। हमने बहुत इंडिया के खिलाफ मैचेस खेले, जीते भी बहुत हैं, हारे भी हैं, लेकिन हमेशा हमने इस प्रेशर को एंजॉय किया और इसी वजह से मोस्टली वो जो तमाम प्लेयर हमारे पाकिस्तान के, चाहे वसीम अकरम हो, जावेद मियादाद साहब हो, इमरान खान हो, आकिब जावेद मेरे साथ खेले थे, आकिब जावेद ने फाइनल में एक दफ़ा 7 विकेटें ली थी। आई थिंक दे ऑल यूज टू एंजॉय दैट प्रेशर। ये प्रेशर जब तक एंजॉय नहीं करेगा प्लेयर, दोनों टीमों में से, चाहे वो इंडिया की हो या पाकिस्तान की, वो टीम नहीं जीत सकती। तो पाकिस्तान कंपैरेटिवली मुझे रिलैक्स लगती है, बिकॉज के इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई जब से IPL आई और इंडिया की टीम की इंडिया से निकल के बाहर जो परफॉर्मेंसेस उन्होंने दिए, तो नेचुरली एक्सपेक्टेशंस इंडियंस की बहुत हाई हो गई इंडियन टीम से। तो यहाँ पे प्रेशर मुझे लगता है कि इंडियंस के ऊपर होगा और इसी प्रेशर का मुझे लगता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स यकीनन उनके जहन में होगा और इसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाय द वे, बड़े प्लेयर भी वही बनते हैं जो प्रेशर सिनेरियोस में थ्राइव करते हैं। पाकिस्तान की टीम पर होगा
क्योंकि रिकॉर्ड ये कहता है कि T20 के अंदर भारत का पलड़ा हमेशा भारी रहा है वर्ल्ड कप के अंदर। पिछली बार वाला मामला कहीं धुप्पल कहीं रोमाना जी पिछला मैच शायद आप भूल गई हैं, और पिछले मैच से पहले जो हमारा टाकरा हुआ था जिसमें हमने आपको कहा था कि स्टैट्स पे जाना बंद कर दें क्योंकि नुकसान हो रहा है आपको स्टैट्स की वजह से। आप स्टैट्स के बारे में सोचते रह जाते हैं, मैच हम जीत जाते हैं। एनीवे थोड़ा सा और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ आते हैं, सामना नहीं करना चाहते हैं दानिश, थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। चले आप ये सोचें, हम चाहते हैं आप सोचें हम कमजोर हैं, हम चाहते हैं आप सोचें कि आप फेवरेट्स हैं, फिर हम जब मैच जीत जाएंगे फिर हम बात करेंगे। बट कपिल जी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स असाइड, अगर हम टीम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें, आपको लगता है भारत की बॉलिंग स्ट्रेंथ अब और ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही है या अभी भी इश्यूज हैं? बिकॉज देयर आर प्लेयर्स ट्राइंग टू सेटल इन। शामी ज़रूर वापस आए, वो एक्सपीरियंस ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन क्या आप 3 पेसर्स 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस भी अब आहिस्ता आहिस्ता बदलती जा रही हैं, स्पिनर्स का भी रोल हमें नज़र आ रहा है इन कंडीशंस में। देखिए बहुत मुश्किल है कहना यहाँ पर, क्योंकि पिच कैसी होगी, मौसम कैसा होगा, वो हम यहाँ से नहीं जानते। हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ा स्ट्रगल कर रही है इंडियन टीम। एक बुमराह जैसे बहुत ही बड़े गेंदबाज बन गए हैं, उनका टीम में ना होना बैक ऑफ द माइंड तो टीम के चलता ही है कि यार अगर वो होते तो बहुत बेहतरीन होता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बड़ा प्लेयर नहीं होता तो दूसरे प्लेयरों को एक जोश, एक जज्बे के साथ खेलने का मज़ा आता है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि शायद हमारी गेंदबाजी उतनी बेहतर नहीं है जितनी पाकिस्तान की है, लेकिन बल्लेबाज की बात करें तो हमारे पास 6 ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने बलबूते पे पाकिस्तान के पास हैं और बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं और बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, लेकिन उनके पास 2 या 3 कह सकते हैं। इंडिया के पास 5 बल्लेबाज और छठा बल्लेबाज ऐसा है कि उसको पंत के ऊपर खिलाया, थोड़ा सा हमें सरप्राइज होता है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस से उसको खिलाया कि इनको सिर्फ 15 गेंदें ही खेलनी है, उससे पहले कोई भी आउट हो या ना हो लास्ट के 15 बॉलें दिनेश कार्तिक खेलेंगे। तो ऐसी बल्लेबाजी में थोड़ा सा एज बैटिंग में ज़रूर होगा, लेकिन गेंदबाजी में हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान का कैसे भी गेंदबाज आए वो बेहतर होते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर जो आएगी किसी टीम को पाकिस्तान की तरफ से देखो तो वो ग्राउंड बहुत बड़े हैं, उनकी फील्डिंग इतनी बेहतर नहीं है जितनी हुआ करती थी एक ज़माने में। अगर वहाँ पर वो बीट कर गए इंडिया को या अच्छी फील्डिंग की तो इंडिया को काफ़ी मुश्किल होगा जीतना। पर यहाँ पर कपिल बाजी आपने यहाँ पर बात करी हमारे बल्लेबाजों की, अगर हम बल्लेबाजों पे ही अगर रहें, हमारे पास विराट कोहली है, केएल राहुल है, रोहित शर्मा है, लेकिन आज की तारीख में अगर पूरी दुनिया किसी एक बल्लेबाज के बारे में बात कर रही है वो है सूर्य कुमार यादव। मैं बस अंजुम आपसे पूछना चाह रहा हूं और वहां पर आके भाई आपसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में बातचीत बराबर बराबर होती रहेगी या फिर बहुत ज्यादा फोकस मैन इन फॉर्म सूर्य कुमार यादव पे होगा? अंजुम आप शुरू। अंजुम आप। मैं तो समझती हूँ कि सूर्य कुमार यादव का रोल बिल्कुल स्पष्ट है वे, क्योंकि वो किस तरीके से खेलेंगे और अब ओवर द इयर्स अभी 1-1.5 साल के अंदर ही उन्होंने वो जगह अपने आप इतनी अच्छी बना ली है कि उनको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव का एक टचवुड अच्छा फॉर्म प्रेशर डाल रहा है ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों पे। आपने तीनों का नाम लिया, वो तीनों पे प्रेशर डालता है कि आप जल्दी रन बनाइए वरना मेरे लिए गेंदें कम होती जाएंगी। तो ड्रेसिंग रूम के अंदर या आई थिंक टीम मीटिंग्स के अंदर मुझे लगता है एज प्लेयर्स हम सभी की बात करते हैं, किसी एक खिलाड़ी की नहीं, लेकिन ये जरूर रहता होगा कि अगर शुरुआत के बल्लेबाज खासतौर पे भारत की टीम के जल्दी आउट होते हैं तो फिर क्या रणनीति अपनाई जा सकती है? आकिब भाई जी, कोचिंग में आपने बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस आपके पास है, आप बताइए कि एज अ टीम मैनेजमेंट अगर आप उस ड्रेसिंग रूम के अंदर हो, पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम के अंदर, आप क्या ज्यादा फोकस देंगे अपने गेंदबाजों को सूर्य कुमार यादव पे, क्योंकि जिस फॉर्म की तरह वो चल रहे हैं, जाहिर तौर पे जिस तरीके से हम यहाँ पर रिजवान और बाबर आजम की बात करते हैं वैसे ही वहां पर सूर्य कुमार यादव पे ज्यादा फोकस होगा या अभी भी रेपुटेशन वाइज रोहित, विराट, राहुल उन पर ज्यादा फोकस होगा? देखिए फोकस तो ये है पाकिस्तान की जो बॉलिंग की स्ट्रैटेजी है, कर्ली ऑन विकेटें लें, और शहीन ने जिस तरह से अभी इतने लेआउट के बाद भी आया तो उसी तरह उसका लेट स्विंग हुआ है। अब ये देखना है कि ये दुनिया का वाहिद बॉलर है कि जो 2 ओवर दायरे में करता है, पावर प्ले में करता है, और लोग ये कोशिश करते हैं कि कहीं अपनी विकेट बचा जाए। इसी का एडवांटेज पिछले जो 2 साल से उस तरह से टीम पाकिस्तान को नहीं मिल रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ से जब से नसीम शाह आए हैं
तो अब ये बहुत एक हंटिंग पेयर बन चुका है। नसीम भी स्विंग करते हैं, विकेटें लेते हैं, और शाहीन को अगर वो सेफ खेलने जाते हैं तो फिर नसीम को तो थोड़ा सा अटैक करने जाएंगे और विकेटें वो ले लेगा। आई थिंक देखिए, जितना बड़ा प्लेयर होता है, जितना बड़ा हैवी ड्रेसिंग रूम होता है, 2 धचके फिर उतने ही वो ख़तरनाक भी हो जाते हैं। सूर्या कुमार को अगर आप अर्ली ऑन अगर 2-3 ओवर में भेजते हैं तो फिर उनकी जो बैटिंग का स्टाइल है वो बदलना होगा। वो इफेक्टिव उतर हैं जहां एक अच्छा एक स्टार्ट मिलता है, फिर वो आते हैं अपनी फ्रीली अपनी गेम खेलते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ सूर्या कुमार की ये है कि कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं, जैसे रिजवान की हिंट आता है कि इसको अगर आप ऑफ स्टंप के ऊपर आउट स्विंग कराएं तो वो इतने इफेक्टिव नहीं है जितना वो मिडल और लेग की तरफ इफेक्टिव हैं। लेकिन सूर्या कुमार एक ऐसा प्लेयर है कि 360 डिग्री पे वो शॉट्स खेलते हैं, उनको आउट ही करना हाल है, आप उनको कहीं किसी जगह रोक नहीं सकते। अच्छा, पाक भारत टाकरे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे मजीद बातों के साथ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर बढ़ते हैं भारतीय पैनल की जानिब और कुछ बात करते हैं स्पिनर्स की। चलिए, तो हमने बल्लेबाजी की बात कर ली, हमने तेज गेंदबाजों की बात कर ली, हमने ऑलराउंडर्स की बात कर ली। अब जरा स्पिनर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया का ये मैदान मेलबर्न का, जहां आमने सामने भारत और पाकिस्तान, स्पिनर्स एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं टीमों की तरफ से? सिकंदर भाई। बिल्कुल हो सकते हैं। देखें, स्पिनर हमेशा कामयाब रहता है। स्पिनर अगर अच्छा हो तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो स्पिनर को एक क्वालिटी वाला स्पिनर हो। आप शेन वॉर्न की मिसाल लें, मुरलीधरन के लिए आपके यहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्पिनर्स गुजरे हैं, हमारे यहाँ अब्दुल कादिर वगैरह थे। देखें, अगर स्पिनर अच्छा और क्वालिटी वाला हो तो वो फ्लाइट से भी जो है T20 में आउट कर सकता है और बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। और हमने ये भी देखा है कि इनिशियल ओवर्स के अंदर जबकि सर्कल के अंदर लोग होते हैं, उस वक्त भी स्पिनर से बॉल कराई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जो स्पिनर्स हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे, मगर ऑल दो प्लेयर्स जो कि ऑलराउंडर शेप में आते हैं ना, वो ज़्यादा फिर इफेक्टिव हो जाते हैं टीम के लिए, उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा स्पिनर, क्वालिटी वाला स्पिनर्स हमेशा किसी भी टीम के लिए, चाहे वो 20 ओवर का क्रिकेट हो, 50 की हो या टेस्ट क्रिकेट हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। कोई शक नहीं है इसमें अंजुम जी। और भारत के पास अभी भी क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं, अश्विन की सूरत में और चाहल की सूरत में, लेकिन चाहर मिसिंग है। उसके साथ साथ बिश्नोई जो एशिया कप में अच्छे नजर आए थे, उन पर भी इतना भरोसा नहीं किया गया। आपको लगता है ये 2 स्पिनर्स भारत को डिलीवर करके देंगे एंड दे गुड इनफ टू मेक इंडिया विन? आई थिंक चहल और अक्सर तो अनडाउटेडली खेलने ही चाहिए हर मुकाबले में। अगर अनटिल बिल्कुल ही परिस्थितियां अलग हो गई और आपको एक और अतिरिक्त के तेज गेंदबाज खिलाना पड़ा, बट उसके चलते अक्सर, जैसा मैंने बोला कि वो तो सीधा जडेजा की जगह टीम के अंदर आए तो वो तो खेलेंगे ही, लेकिन एक स्पिनर मुझे लगता है इस समय बिटवीन अश्विन और चहल, दोनों की रेस में चहल आगे हैं। मोइन भाई, तो अश्विन का जो अनुभव है वो मैच करना थोड़ा मुश्किल? मेरा ख्याल है कि जितना ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे बाउंस होता है, जहां लो रहेगा पिच, वहाँ अश्विन बहुत डेंजरस बॉलर हो जाते हैं किसी भी बैट्समैन के लिए खेलने के लिए। बट जहाँ चूँकि आपको पता है कि पेस भी है इन पिचेस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो यहाँ टाइम मिल जाता है बैट्समैन को कट शॉट्स खेलने का या रिवर्स स्वीप करने का, उनको जो उनका कैरम बॉल है उसके ऊपर भी। बट अगेन नो डाउट ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर ऑफ T20 क्रिकेट। बट अगेन जो पाकिस्तानी बैट्समैन है बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं, इनके शॉट्स बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, तो यकीनन प्रेशर तो डालेंगे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर इनके ऊपर, क्योंकि इंडिया नो डाउट दोनों जो स्पिनर्स हैं, चाहल हो गए या अश्विन हो गए, दोनों अच्छे बॉलर हैं। लेकिन जहाँ तक चहल की बात है, चहल को मैंने देखा पिछले मैच के अंदर वो थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि अब तेज बॉलिंग कर रहे हैं, खींच के कर रहे हैं। एक टॉस करते थे बॉल, वो फ्लाइट करते थे, वो विकेट टेकिंग बॉल होता था, वो नहीं कर रहे। तो मुझे लग रहा है कि T20 में थोड़े से वो उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ हुआ या डरे हुए लग रहे हैं, वो कोशिश करें बस विकेट टू विकेट किसी तरह मैं बॉल करूं और अपना ओवर जल्दी से निकाल दूं, रादर देन के वो चांस ले विकेट लेने का। अतुल जी, ओवर टू यू। हाँ, मैं सिर्फ एक, क्योंकि हम सब बात कर रहे हैं फास्ट बॉलर्स की, हमारे गेंदबाजों की, बिश्नोई तक आप लोग पहुंच गए, पर शादाब के बारे में आप बात नहीं करते। अगर आप रिकॉर्ड देखें पिछले वर्ल्ड कप से, उसका इकोनॉमी रेट जो है वर्ल्ड में सबसे बेहतर है, अंडर 7 अगर कोई एक बॉलर है तो वो शादाब है, और उसको आप लोग भी रेट नहीं कर रहे। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, उसके बारे में अभी तक किसी ने जिक्र नहीं किया। नहीं, अंदर ही अंदर हम बहुत रेट कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, छुपा के रखना चाहते हैं, छुपा के रखा हुआ है हमने, हम आपको बताना नहीं चाह रहे हैं ज्यादा। बट स्पीकिंग ऑफ स्पिनर्स, कपिल जी, आप थोड़ा सा
पार्ट टाइम स्पिनर्स का बड़ा रोल होता है T20 क्रिकेट में। जैसे हमारे पास इफ्तिखार हैं, ही कैन मैनेज अ कपल ऑफ ओवर्स, फंसा कर करते हैं अगर पिच ऐसी पड़ जाए। आपके पास है ऐसा ऑप्शन कि आप किसी को पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग करवा सकें? देखिए, पिछले कुछ मैचेस की अगर चर्चा करें तो 6 गेंदबाज हैं। आप जब 6 गेंदबाज या ऑलराउंडर बीच में आ जाते हैं तो एक कप्तान को एडवांटेज मिल जाता है, और कोई उन 6 गेंदबाजों में किसी एक को बीच में 2 ओवर करने हैं तो वो भी हो सकता है। कोई मेन जो गेंदबाज है शायद वो एक दिन अच्छी गेंदबाजी ना करे, तो इसलिए कप्तान के लिए बहुत बड़ी बात है अगर कोई बीच में आके 1-2 ओवर करके चला जाए और विकेट दे दे, इससे बेहतर क्या हो सकता है। वैसे दानिश भाई आपको बता दूं कि विराट कोहली भी हाल ही में बॉल डाल रहे हैं, रोहित शर्मा ऑफ स्पिन कर सकते हैं, लेकिन पाजी मेरा आप सर वो हम इंटरनेशनल मैच में बात कर रहे हैं, कमरे में बॉलिंग करने की बात नहीं कर रहे हैं। वन टिप ना इंटरनेशनल मैच में बॉल डाल रहे हैं वो। पता चला घर के कमरे में लगे हुए वन टिप क्रिकेट हो रही है, विराट कोहली बॉलर बन गए। कहा कि कंडीशंस को लेकर, और उन्होंने बात करी कि कैसे जो है ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल शॉट्स खेलने पड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे। मेरा आपसे सीधा सवाल आप तीनों से वो यही है कि क्या हमें या किसी भी टीम को अपना बेस्ट 11 खिलाना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस, या सिर्फ और सिर्फ कंडीशन को रिस्पेक्ट करके हॉर्सेस फॉर कोर्सेस देखना चाहिए? मैं तो कंडीशन के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन करता हूं कि अगर वहां पर बाउंस है, सीम है, तो एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज भी खेल सकता है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि विकेट टर्न करने वाला है या ओवरकास्ट है तो आप अलग टीम खिलाएंगे। अदुल भाई देखिए, मुझे लग रहा है कि मैं जो बात जो कर रहे हैं उसके हट के बात करता हूं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड जब बड़े होते हैं, और ये हमारे खिलाड़ी जो है ये 60-60 गज की बाउंड्री पे बिना सोचे समझे ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस शॉट मारते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो वो जो ओवर एस्टिमेशन है, वो जो ईगो है, और वो जो कहते हैं ना कि वो वाला दिमाग है, क्या उसको हट के और ये बड़ी बाउंड्री देख के अपने गेम को चेंज करेंगे? तो जो चेंज करेगा, क्योंकि कई बार जो आपका होता है एस्केप शॉट, जब फंस जाते हैं तो एक बड़ा शॉट लगाया, प्रेशर रिलीज हो गया, यहाँ पे वो शॉट पॉसिबल नहीं, और आपकी ईगो आपको अलाउ करेगी कि मैं वो बड़ा शॉट मारूं, ट्राई करूं, कहीं टीम उसके चक्कर में डूब ना जाए। तो ये बड़ा सवाल आपके जो बड़े हिटर्स हैं उनके। ठीक है, मोइन भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में। मोइन, जो ग्राउंड का साइज है उसके बारे में भी जरूरी है बात करना। मेरा ख्याल है जाती तौर पे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल इररिलेवेंट है कि ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया के बड़े टेस्ट क्रिकेट में होते हैं या ओडीआईज में बड़ी बाउंड्रीज होती हैं। आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जितनी भी T20 मैचेस हो रहे हैं उसमें 65 to 70 मैक्सिमम 75 यार्ड्स की बाउंड्री जो है वो रखी जाती है, जिसमें आराम से ओवरऑल पूरी दुनिया में आप देख लें कि T20 में रन्स बन रहे हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया भी, हमने जितने भी बिग बैशेस के भी मैचेस देखे हैं उसके अंदर तमाम में रन्स बनते हैं। अभी हमने जितने भी जो मैचेस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो वर्ल्ड कप के सुपर 12 से पहले जो मैचेस हो रहे हैं उसमें भी बाउंड्रीज कहीं भी मैंने नहीं देखा कि वो इतनी ज़्यादा बड़ी है। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा रेलेवेंट है। और दूसरी बात रही आपका जो पहला क्वेश्चन था जिसमें आपने कहा था जी आपकी बेस्ट टीम खेलनी चाहिए, हमेशा बेस्ट टीम ही खेलती है और अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन खिलाई जाती है। और बेस्ट प्लेयर वही होते हैं जो हर सिचुएशन में, हर कहना चाहिए कि क्लाइमेट के अंदर जो पिच की कंडीशंस होती है या जो भी कंडीशंस होती है वो अपने गिर्द खुद रिवॉल्व करते हैं और जल्दी अडॉप्टेशन करते हैं, वो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कंडीशंस भी इररिलेवेंट होंगी उन तमाम प्लेयरों के लिए जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, और बेस्ट प्लेयर्स वही होते हैं जो टीम में होते हैं, और जो बेस्ट 11 होगी हमारी यकीनन इस मैच में खेलेगी। तो उनके लिए मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा कि ऐसा कंडीशंस मैटर करेंगी। हाँ, जैसे हमने पिछले मैच में देखा था इंडिया पाकिस्तान का दुबई में जो मैच हुआ था, एक ऑल ऑफ अ सडन एक टैक्टिक यूज़ की गई थी, बाउंसर्स की गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। उस वक्त शायद में भी पाकिस्तान ने भी, जितने भी बैट्समैन उन्होंने ये फोर्स ही नहीं किया होगा कि ये टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं फास्ट बॉलर्स, और इंडिया ने आके की और वो पे ऑफ किया उसने। तो इस तरह की कोई एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ दोनों टीम में से किसी ना किसी को करनी पड़ेगी और वो पे ऑफ करेगी। अब रुमाना जी, आप स्टैट्स की बड़ी बात करती हैं, वह स्टैट्स देखें मेलबर्न के तो हाईएस्ट स्कोर भी भारत का है मेलबर्न में और लोएस्ट स्कोर भी भारत का है मेलबर्न में। और दानिश, स्टैट ये भी है कि T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया नंबर 1 टीम है। पाक इंडिया टाकरा जारी है, दोनों पैनल्स के दरमियान बड़ी मजेदार गुफ्तगू हो रही है। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं। विवेक जी, इससे पहले कि आप हमें टोके हैं, एक और प्लेयर है जिसका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं अभी और जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो मोहम्मद नवाज है। याद होगा आपको, जानते तो हैं आप ये अभी तो ताज़ा बिल्कुल मोहम्मद नवाज की बात तो मैं जानता था कि आप कभी ना कभी तो छेड़ोगे। इसीलिए जब स्पिनर्स की बात कर रहे थे तभी अंजुम ने वहां पर अश्विन का नाम लिया था, क्योंकि अश्विन जो है
हमें ऐसा लगता है कि मोहम्मद नवाज का तोड़ है। आपने जो लेफ्ट हैंडर्स की बात करी मिडिल ऑर्डर में, वो भी आपने पूछा, तो इन सभी सवालों का जवाब टीम इंडिया की तरफ से आर अश्विन ही है। और खासतौर पर मोहम्मद नवाज का एक फैक्टर है, और वो अब टीम इंडिया बिल्कुल, जैसे कि अभी सिकंदर भाई ने बोला और मोइन भाई ने बात करी कि एक आउट ऑफ द बॉक्स टैक्टिक्स जो बात करी, उसमें एक टैक्टिक्स पाकिस्तान की तरफ से था, और वो था मोहम्मद वसीम को ऊपर प्रमोट करना और एज अ लेफ्ट हैंडर अगेंस्ट इनकमिंग जो स्पिनर्स थे उनको अटैक उन्होंने किया। कपिल जी, हम ये बारिश की बात कर रहे थे, 90% चांस है बारिश का संडे को। इतना बड़ा मैच अगर वो 8-10 ओवर का हो जाए तो फिर तो आप किसी भी टीम की स्ट्रेंथ पर बात नहीं कर सकते, वो काफ़ी हद तक लक पे चला जाता है 8-10 ओवर वाला मैच। देखिए, जब वनडे खेलते थे तो सोचते थे ये T20 कुछ नहीं है। देखिए, अभी ये है, और आज लड़के इसके लिए सोच रखते हैं कि अगर 5 ओवर का गेम है, 6 ओवर का, हमें इस तरह खेलना है। छोटी गेम जितनी छोटी होती जाती है, मैं पाकिस्तान को ज़्यादा एडवांटेज देता हूँ, और जितना मैच बड़ा होता है वहाँ पर मैं कहता हूँ इंडियन टीम के ज़्यादा चांसेस है। बड़ा मुकाबला, और ऐसे में अब बिल्कुल शो के आखिरी हिस्से में हम पहुंच गए हैं। जल्दी जल्दी सभी मेहमानों से वो एक एक खिलाड़ी जिसकी धुआंधार परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग। शुरुआत करते हैं आपसे मोइन भाई, वो एक कौन सा खिलाड़ी जो इस बार सबसे बड़े सितारे के तौर पर चमकेगा आपकी नजर में? मुझे पाकिस्तान से लगता है कि ऑलराउंडर एक तो मोहम्मद नवाज है, और यकीनन दूसरे जो है मेरे फेवरेट इस वक्त रिजवान है, जो कि ऑल अराउंड टीम को लेके चलते हैं। तो ये 2 क्रिकेटर्स हैं मेरी नज़र में। और इंडियन टीम से? इंडियन टीम से जी मैं हमेशा रेट करता हूँ हार्दिक पांड्या, बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। या पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रेशर में अच्छा खेलते हैं वो विराट कोहली हैं, जिन्होंने प्रीवियसली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। तो ये 2 प्लेयर हैं मेरे अच्छे लगते हैं। कपिल पाजी? मैं अभी भी पाकिस्तान के प्लेयरों को इतनी करीब से नहीं देखा, कुछ मैचेस देखे हैं, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं इतना कह सकता, लेकिन अगर इंडियन टीम को बड़े करीब से देखता हूँ, मैं अभी भी के राहुल का नाम लूँगा, कल भी, आज भी, और कल आने वाले में भी, क्योंकि वो ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर है, अगर वो रुकते हैं तो पूरा गेम चेंज कर रहा है। फिर भी एक नाम पाकिस्तान की टीम की तरफ से भी सर, आई थिंक उनके फास्ट बॉलर की शाहीन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि वो 4 ओवर में भी आके इम्पैक्ट अपना डाल के जाते हैं। तो यहाँ से केएल राहुल, वहां से शाहीन शाह, इम्पैक्ट प्लेयर। आके भाई एक सितारा दोनों टीमों से। देखिए, अगर आप देखें तो जिस तरह से हारिस ने पिछले 6 महीने में या 1 साल में दुनिया में जितने भी फास्ट बॉलर हैं सबसे अच्छी बॉलिंग वो कर रहे हैं, और वो विकेट टेकर है, और डेथ ओवर्स में मैच का डिसाइड होता है, और ही इज़ द बेस्ट डेथ बॉलर। और उसके साथ साथ शाहीन तो डेफिनेटली न्यू बॉल से अटैक करता है, और पाकिस्तान की जो सारी की सारी बैटिंग है, इट डिपेंड्स ऑन रिजवान, और रिजवान लंबा जाते हैं तो वो स्ट्राइक रेट भी अच्छा रखते हैं। इंडिया के अंदर जो आपके कप्तान हैं रोहित शर्मा, हिटमैन, जब वो चलते हैं तो फिर मैच जीत के ही आते हैं। और सूर्या कुमार जो कि डेफिनेटली आजकल सबसे बेहतर बैटिंग कर रहे हैं, और जो डिफरेंस है बाकी टीमों, सारी टीमों में, वो है हार्दिक पांड्या। ठीक है, अंजुम? हारिस रऊफ क्लियरली अनडाउटेडली मुझे लगता है वो सबसे बड़े मैच विनर है पाकिस्तान टीम के। अंडर द रडार चले जाते हैं, या ऊपर से बाबर और रिजवान आ जाते हैं, या शाहीन नसीम आ जाते हैं। हारिस रऊफ फॉर मी, एंड इंडियन टीम से क्लियरली सूर्य कुमार यादव इज द एक्स फैक्टर फॉर दिस वर्ल्ड कप। सिकंदर भाई? देखें, हम लोगों ने शुरू में आपने कहा था ना शादाब का किसी ने जिक्र नहीं किया, तो अब जाकर हारिस रऊफ का जिक्र हो रहा है। मैं हमेशा समझता हूँ आजकल जिस हिसाब से हारिस रऊफ गेंद कर रहे हैं, हमने उसका जिक्र ही नहीं किया है। ही विल बी अ गेम चेंजर। आप देखिएगा कि जिस तरह के वो आखिरी ओवर में, जिस तरह भी आकिब ने बोला कि मैच डिसाइड ही आखिरी ओवर में होते हैं, तो मेरे हिसाब से आखिरी ओवर के हिसाब से हारिस रऊफ, शाहीन हमारी तरफ से, आपकी तरफ से पांड्या हैं, और आप ले लें कि या तो कोहली, रोहित शर्मा का मैं ये समझता हूँ कि वो एज अ कैप्टन मैं देखता हूँ उनका चेहरा बड़ा नर्वस सा नज़र आता है, वो परेशान नज़र आते हैं, तो मैं उनको नहीं कहूँगा, बल्कि मैं चाहूँगा कि शायद कोहली जो है ख़तरनाक हो सकते हैं। अतुल भाई? मैं आपको कहा था ये सवाल में से आप मत ही पूछा करें, क्योंकि एक सबने 4, 5, 6 नाम ले लिए, और मैंने पिछले शो में बताया था कि मेरा तोता बीमार है, तो वो पर्ची किसी की निकाल लें, क्योंकि जो खेल रहा है वो सभी अच्छे हैं। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की, कि कुल मिलाकर भले ही हम कह रहे हैं कि साहब ये फॉर्मेट ऐसा है, यहाँ सब कुछ लेवलर है, लेकिन बावजूद इसके जो नाम सामने निकल कर आए हैं, भारत की तरफ से लगातार बल्लेबाजों की तरफ पलड़ा झुका रहा, और पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजों के नाम का पलड़ा झुका रहा। कोई नहीं ले रहा, विराट कोहली को आप भूल गए, मुझे लग रहा है। लिया हमने नाम, वो
मेरे नाम है। पर देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि सभी प्लेयर है, और सिकंदर भाई ने कहा था कि स्पिनर अगर अच्छा हो और बहुत अच्छा हो तो बड़ा, मैं कहा अच्छा अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको लगता है बिना अच्छे के वो वहां होता? तो सिर्फ क्रिकेटर दो तरह के होते हैं, एक अच्छा और एक बहुत अच्छा। जो खेल रहा है वो सभी अच्छे हैं, तो अच्छा मानिए अपने स्पिनर्स को सिकंदर भाई। जी रोमाना, मैं तो बस अब सभी लोग अपने आप कह चुके हैं कि कौन कौन है। हाँ, मैंने पहले भी मानता आ रहा हूँ कि हारिस रऊफ बिल्कुल पाकिस्तान के एक एक्स फैक्टर की तरह है, और इंडिया की तरफ से अगेन सब लोग कह चुके हैं कि आपके पास, बट मुझे अभी भी लगता है कि आर अश्विन और हारिस रऊफ ये दो काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। शर्त सिर्फ इतनी कि मैच पूरा 20 ओवर का होगा। जहां छोटा मैच हुआ वहां डिसाइडिंग फैक्टर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सीमस और भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज। दानिश, आप पसंद बताना चाहेंगे अपनी? मेरे तो दो प्लेयर्स, एक भारत की बात करें तो सूर्य कुमार यादव, पाकिस्तान की बात करें तो कम बैक कर रहे हैं, तगड़ा कम बैक करेंगे शाहीन शाह अफरीदी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी टीम के लिए भी। हालांकि यकीन हमें यह है कि 23 अक्टूबर को टीम इंडिया रनों की आतिशबाजी करेगी और पाकिस्तान के विकेटों की झड़ी हम लगाकर दिखाएंगे आपको। नहीं, वो आतिशबाजी एक्चुअली दिवाली पे होने वाली है, जो एक दिन पहले होगी। उसके बाद जो आतिशबाजी है वो पाकिस्तान की तरफ होगी। बट ऑल द बेस्ट टू यू रोमाना, विवेक, ऑल द बेस्ट टू योर पैनल एज वेल। हमारे साथ बने रहने के लिए। राइट जी, पाकिस्तानी साइड से भी पाक भारत टाकरे से फिलहाल इतना ही। दानिश अनीस और हमारे साथ जितने भी एक्सपर्ट्स थे, आकिब जावेद, मोइन भाई, सिकंदर बख्त, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। भारतीय पैनल का शुक्रिया कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और दोनों मुल्कों के फैंस का शुक्रिया कि आपने देखा। थैंक यू सो मच। लेट्स हैव अ गुड मैच एंड मे द बेस्ट टीम विन। पाक भारत टाकरा से अल्लाह हाफिज।